मतलब काम करने का जो क्षमता है, काम करने का जो कैपेसिटी है, उसी को एनर्जी का नाम से या ऊर्जा का नाम से जाना जाता है। नाउ दिस एनर्जी, आपने बचपन में पढ़ा होगा ये 9th 10th स्टैंडर्ड में, दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दैट law of conservation of energy, what it says, that energy neither be created nor be destroyed। ना तो ऊर्जा को आप पैदा कर सकते हो, ना ऊर्जा को आप विनाश कर सकते हो। Now this energy only can be converted one form to another। मतलब ये ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरा रूप में सिर्फ परिवर्तन कर सकते हो। अभी एनर्जी इट कैन बी एग्जिस्टेड इन डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे केमिकल एनर्जी, देन मैकेनिकल एनर्जी जिसकी वजह से हम काम कर रहा है, या काइनेटिक एनर्जी हम काम कर सकते हैं जिसकी वजह से, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसकी वजह से ये आपका पंखा चल रहा है, आपका लाइट जल रही है। तो ये only it can be converted to one form to another form। और ये जो ऊर्जा है इसका स्रोत क्या है? What is the source of energy? In the universe, the source of all energy is sunlight। सूर्य जो है ये है सारे के सारे ऊर्जा का ये स्रोत है। Now दिस धरती पे कुछ जो सोलर एनर्जी जो है वो चेंज होता है केमिकल एनर्जी में। कैसे? एक प्रोसेस है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस। द फोटोसिंथेसिस क्या है? दैट अब थोड़ा याद करो इक्वेशन, दैट C6H12O6 जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है वो कैसे बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोनों मिलके एक क्लोरोफिल जो पत्ते में होता है, ये इन द लीव्स, जो प्लांट का लीफ में रहता है क्लोरोफिल, विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल एंड सनलाइट। देखना उसमें लिखा है सनलाइट। तो सनलाइट और क्लोरोफिल का सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलके ग्लूकोज बनाता है। दैट मीन्स वो जो सोलर एनर्जी जो है वो ग्लूकोज का रूप में अपना प्लांट में केमिकल एनर्जी उसमें स्टोर होता है। तो वही लिखा है इधर। So it is that energy is changed by the photosynthesis, solar energy is changed by the photosynthesis into chemical energy and stored in the carbohydrate molecule in plant cells। मतलब जो ग्लूकोज बनाता है प्लांट सेल में, जो ग्लूकोज बन रहा है, दैट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलके विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल एंड सनलाइट। सनलाइट से जो है वो सोलर एनर्जी आ रहा है सनलाइट से। तो दैट सोलर एनर्जी इट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड इट इज स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट है। नाउ दैट केमिकल एनर्जी, वही केमिकल एनर्जी जब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, जब ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उससे जो आपका एटीपी या जो हाई एनर्जी कंपाउंड प्रोडक्शन हो रहा है, उसका सहायता से हम काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप देखिए जो सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, फिर केमिकल एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, और उसके बदौलत हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं। नाउ दिस एनर्जी, ऊर्जा, हमारा शरीर में क्या काम करता है? ये ऊर्जा डिफरेंट बॉडीली प्रोसेस, बहुत सारा हमारा जो क्रियाकलाप जो है हमारा शरीर में, जो क्रिया ये डिफरेंट जैविक क्रिया चलता है, उसमें एक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमें विद्या विकास के लिए काम करता है। एक है रिपेयर्स ऑफ द सेल्स एंड टिश्यूज, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द सेल, एक सेल से दूसरा सेल में आपको जो सब्सटेंस जो है मटेरियल वो एक सेल से दूसरा सेल में ले जाने के लिए मदद करता है।
and the most important, it helps in the muscular contraction, जो ऊर्जा का जो काम है ये. Now, after the absorption, that food, हम खाना खाते हैं, हम खाना खा के ऐसी नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट डिफरेंट खाना आप खा रहा है, बट it is just a minute. Just a minute. There is some problem in that. Yes. So when we okay, so the two high energy compound. So these are the two high energy compound. This ATP, this is called the universal energy currency, and CP, this is another high energy compound. Now I'll discuss about that, how the ATP is produced and ATP कैसे है, how it looks like, ATP का structure क्या है, ये आपको जानना जरूरी है. Now this ATP, adenosine triphosphate, means the tri means 3, मतलब 3 phosphate molecule जो है, that is attached with the adenosine molecule, इसलिए बोल रहा है adenosine triphosphate. Now वो structure देखने से आपको पता चलेगा. See here you can see, घबराना नहीं, ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि एटीपी का स्ट्रक्चर क्या है. ये एडिनोसिन मॉलिक्यूल जो बोल रहा हूं ना, ये देखिए एडिनोसिन मॉलिक्यूल जो है, ये एक है जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से बनता है, ये एक न्यूक्लियोटाइड, उसके बाद ये जो है एक राइबोज शुगर, मतलब 5 कार्बन जो शुगर है, इधर सब एक एक कार्बन है, ये जो है ना 1 2 3 4, ये सब एक एक कार्बन है. तो ये 5 कार्बन शुगर, राइबोज शुगर, एक कार्बोहाइड्रेट, ये पोर्शन जो है प्रोटीन, ये दोनों मिलके जो एडिनोसिन मॉलिक्यूल बनता है. सो दिस एडिनोसिन, here you can see 1 2 3, it is attached with the 3 जो फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये फॉस्फेट ये बॉन्ड फॉर्म करता है. ये देखिए इधर एक बॉन्ड फॉर्मेशन है, इधर एक बॉन्ड फॉर्मेशन है, इधर एक बॉन्ड फॉर्मेशन है. तो ये बॉन्ड फॉर्म करके ये 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल एडिनोसिन मॉलिक्यूल के साथ अटैच रहता है. That is why it is called adenosine triphosphate. Again I am telling you, tri का मतलब है 3, मतलब 3 फॉस्फेट इसमें अटैच्ड है, इसलिए इसको बोलता है ट्राइफॉस्फेट. इससे अगर एक फॉस्फेट अगर निकल जाएगा, ये फॉस्फेट अगर निकल जाएगा, तो कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा. तो इसका जब 2 फॉस्फेट रह जाएगा तो उसका नाम क्या होगा, डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. फिर अगर 2 फॉस्फेट अगर यहाँ से निकल दिया जाएगा, एक फॉस्फेट अगर रह जाएगा, तो उसका नाम क्या होगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. मोनो मीन्स वंस, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3. Now this ATP, ये ATP
ये प्रोडक्शन कैसे होता है? अब देखिए यहाँ पे एक सिंपल इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये दोनों मिलके मतलब एडीपी 2 फॉस्फेट ऑलरेडी है, इसमें एक और फॉस्फेट अगर डाल दोगे तो ये हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये देखने में बहुत आसान होता है ये, लेकिन इतना आसान नहीं है। ये जो आपको न्यूक्लियोटाइड ये फॉर्मेशन करने के लिए आपको ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होने के बाद ये 10 स्टेप है, टोटल 10 बायोकेमिकल रिएक्शंस आर देयर, तब ये आपको एडेनिन ग्रुप आपको पैदा हो सकता है। इट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस with the help of the protein metabolism, and this will come from the carbohydrate, the ribose sugar. This is called nucleotide, this is called ribose sugar. तो ये जो ATP generally it can be produced मेन 3 चीजों से बनता है, जैसे या तो कार्बोहाइड्रेट से, या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से, या फैट मेटाबॉलिज्म से आपका ATP प्रोडक्शन होता है। जैसे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म या ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, तब क्या होता है, ये ATP प्रोडक्शन होता है। इवन फैट मेटाबॉलिज्म, जो फैट ऑक्सीडेशन होता है, तो फैट ऑक्सीडेशन होने के बाद आपको ATP प्रोडक्शन होता है। फिर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से ATP बनता है। अब क्वेश्चन ये है कि ATP बनता कहाँ है? ये हमारा जो कोशिका है, कोशिका में ज्यादा से ज्यादा ATP, the most of the ATP it is produced in the mitochondria। मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया एक बार जो that 9th standard you have studied that who, एक क्वेश्चन आता था, हमने तो बहुत बार आंसर दिया था 9th स्टैंडर्ड में, बहुत बड़ा आया था ये क्वेश्चन, that who is called power house of the cell। हमारा कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहते हैं? आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है हमारा सेल का अंदर। ये माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर ज्यादा से ज्यादा ATP, the maximum numbers of ATP it is produced inside the mitochondria। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ATP प्रोडक्शन होता है, इसीलिए। और ATP हम अभी क्या बोला, ATP is the high energy compound, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जो हाई एनर्जी कंपाउंड ये माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर पैदा होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलता है कोशिका का ऊर्जा घर। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ऑफ कोर्स आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में भी some amount of ATP will be produced, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरुविक एसिड, या एनारोबिक कंडीशन में ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड, उसमें भी इन दैट some amount of ATP, some numbers of ATP will be produced, but वो कम मात्रा में प्रोडक्शन होता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो ATP प्रोडक्शन होता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो प्रोडक्शन ATP कहां से प्रोडक्शन होता है? बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। फिर ATP आपका कहां प्रोडक्शन होता है? Most of the ATP it is produced inside the mitochondria. Sometimes that MCQ question comes. In the human body or human cells, the maximum amount of ATP, the maximum numbers of ATP are produced in endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosome, mitochondria। तो इसमें आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। सो और एक ATP जो है वो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी देती है। ये थोड़ा जानकारी के लिए है। 1 molecule of ATP it gives that 7.3 kilocalorie of energy. Now we will go for the creatine phosphate, another high energy compound, that is creatine phosphate। कोई कोई जगह में देखना लिखा है phosphocreatine, PCR। So CP creatine phosphate and PCR phosphocreatine both are same, दोनों सेम है, नेम अलग अलग है। कोई कोई जगह में phosphocreatine भी लिखा रहता है। तो क्रिएटिन फॉस्फेट क्या है? ये एक हाई एनर्जी कंपाउंड है एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से बनता है क्रिएटिन। सॉरी। So with the help of the protein metabolism creatine is produced, and that creatine जब ATP के साथ कंबाइन होता है
तब ये क्रिएटिन फॉस्फेट बनता है और एडीपी निकल जाता है। इसका मतलब क्या है, ये देखिए, ये जो क्रिएटिन है जब एटीपी का साथ ये रिएक्शन हो रहा है तो एटीपी से क्या है, एक फॉस्फेट क्रिएटिन में चला जाता है, तो हो गया क्रिएटिन फॉस्फेट, दैट हाइड्रोजन कंपाउंड। एंड एटीपी से एक फॉस्फेट अगर निकल गया तो क्या रह गया है, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब क्रिएटिन का सिंथेसिस कैसे होता है, हाउ द क्रिएटिन इज सिंथेसाइज्ड, क्रिएटिन का तैयारी कैसे होता है क्रिएटिन, उसके बारे में अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दूंगा। क्रिएटिन का एक और नाम है जो है मिथाइल गुआनिडो एसिटिक एसिड। देखो हर एक चीज जो है ना उसका एक यूपैक नाम बोलता है, IUPAC यूपैक नेम बोलता है उसको। तो ये क्रिएटिन का जैसे आपको लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड को क्या बोलता है, यूपैक नेम है बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड। जो 3 कार्बन जो एसिड है उसको प्रोपियोनिक एसिड बोलता है। 4 कार्बन जो एसिड है उसको आपको ब्यूटरिक एसिड बोलता है या ब्यूटानोइक एसिड बोलता है। फिर ये 5 कार्बन जो एसिड है उसको बोलता है पेंटानोइक एसिड। आपने देखा होगा जो ये पेंटागन, मतलब 5 जो ये साइड है पेंटागन, फिर कोई एक जो है हेक्सागन, मींस हेक्सा मींस 6, पेंटा मींस 5, तो ऐसे 6 कार्बन वाला एसिड जो है या 6 कार्बन कंपाउंड उसको बोलता है हेक्सानोइक एसिड। तो ऐसे मिथाइल गुआनिडो एसिटिक एसिड, दिस इज द अनदर नेम ऑफ क्रिएटिन। तो क्रिएटिन को फॉर्मेशन के लिए, क्रिएटिन तैयार होने के लिए आपको 3 अमीनो एसिड चाहिए। अब पूछो ये अमीनो एसिड क्या है, द अमीनो एसिड्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। मतलब जो प्रोटीन जो बनता है, that combination of so many amino acids together it forms the protein। या आप उल्टा बोल सकते हो कि प्रोटीन ब्रेकडाउन होने से आपको अमीनो एसिड मिलता है, या कोई एक प्रोटीन जो है बहुत सारे अमीनो एसिड को मिलके ये प्रोटीन बनता है। There are 21 amino acids are there, like glycine, cysteine, serine, alanine, arginine, glycine, methionine, then glutamic acid, aspartic acid, glutamine, then cysteine, then phenylalanine, tyrosine, ये सब बहुत सारे अमीनो एसिड है, ये सबका इंपॉर्टेंट रोल है। इनमें से जो 3 अमीनो एसिड है, एक है आर्जिनिन, एक है ग्लाइसिन और एक है मिथियोनिन। ये तीनों अमीनो एसिड मिलके, ये तीनों अमीनो एसिड कहां से आता है, प्रोटीन से आता है। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड द क्रिएटिन इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। So this arginine, glycine and methionine, ये 3 अमीनो एसिड जो है, ये 3 अमीनो एसिड मिलके ये क्रिएटिन बनाता है। फिर ये क्रिएटिन जब है, क्रिएटिन एटीपी का साथ मिलके क्रिएटिन फॉस्फेट बनता है। Now in the world of sport there are so many games and sports। बहुत सारे जो खेल की दुनिया में बहुत सारे गेम है, स्पोर्ट्स है, और एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में बहुत सारे इवेंट है, और कोई एक पर्टिकुलर गेम में बहुत सारे पोजीशंस है। सो दैट मीन्स हमारा जो अलग अलग खेलों में या एक ही खेल में अलग अलग इवेंट में हमारा नेचर ऑफ एक्टिविटी वो अलग अलग है। अब देखो एक एग्जांपल ले लो, जैसे हॉकी ले लो। हॉकी का गोलकीपर और एक मिडफील्डर जो है उनका नेचर ऑफ एक्टिविटी अलग अलग है। गोलकीपर क्या है, एक जगह में खड़ा है और ये सिर्फ मूवमेंट कर रहा है अपना रेस्ट्रिक्टेड एरिया में, लेकिन एक मिडफील्डर जो है ये वो पूरा अप एंड डाउन उनको भागना पड़ रहा है एक्टिविटी। तो मतलब नेचर ऑफ एक्टिविटी इज डिफरेंट। ये एक है। कोई एक और एक दूसरा गेम ले लो, जैसे कि आप कबड्डी ले लो। कबड्डी में देयर आर सम स्पेशलाइज्ड रेडर्स हैं और सम स्पेशलाइज्ड डिफेंडर्स हैं। तो रेडर और डिफेंडर इनका भी नेचर ऑफ एक्टिविटी थोड़ा बहुत अलग अलग है। अब पर्टिकुलर एक स्पोर्ट्स में, जैसे कि एथलेटिक्स ले लो। एथलेटिक्स में
different events are there, track events, fields events are there. In the track events आपका डिफरेंट डिस्टेंस का इवेंट है, जैसे स्प्रिंटिंग है, 100 मीटर 200 मीटर है, 400 मीटर है, फिर 10,000 मीटर है। तो इसलिए हर एक इवेंट का, जैसे 100 मीटर का जो नेचर ऑफ द एक्टिविटी जो है और एक मैराथन रनर का नेचर ऑफ द एक्टिविटी जो है, ये दोनों अलग अलग है। मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूँ, आपने कभी देखा कि उसेन बोल्ट को मैराथन में या 10,000 मीटर इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, या कभी आपने मो फराह को देखा? मोहम्मद फराह जो है ये ऐसे रहता है, मो फराह, उनको कभी देखा 100 मीटर में पार्टिसिपेट कर रहा है? तो इसलिए हर एक स्पोर्ट्स में या हर एक गेम का या पर्टिकुलर एक स्पोर्ट्स में डिफरेंट इवेंट्स का जो एक्टिविटी नेचर है वो है अलग अलग है। तो ये जो नेचर ऑफ द एक्टिविटी, इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक है हाई इंटेंसिटी शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटी, एक है हाई इंटेंसिटी मॉडरेट ड्यूरेशन एक्टिविटी। मतलब फर्स्ट जो है इंटेंसिटी बहुत हाई है, एकदम हाई टॉप मैक्सिमम इंटेंसिटी, but duration is very less, maybe 3 seconds, maybe 4 seconds। एक कोई लिफ्टिंग ले लो, 3-4 सेकंड के अंदर पूरा खत्म, खेल खत्म। फिर ये 100 मीटर ले लो, 10 सेकंड के अंदर सब कुछ खत्म है ये। और हाई इंटेंसिटी मॉडरेट ड्यूरेशन, मतलब ये ड्यूरेशन, ये अवधि या समय तरफ बढ़ रहा है ये एक्टिविटी का। जैसे कि ये आपको 45 सेकंड्स टू 1 मिनट का ले लो, जैसे 400 मीटर रनिंग ले लो या 100 मीटर स्विमिंग ले लो, तो ये लगभग 45 सेकंड्स या 50 सेकंड्स या 1 मिनट तक ये एक्टिविटी है ये। सो दिस इज कॉल्ड हाई इंटेंसिटी मॉडरेट ड्यूरेशन एक्टिविटी। देन another one is that is low intensity long duration activity. Intensity is very less but duration it is very 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 long। जैसे कि आप ले लो मैराथन ले लो, 2 घंटा का ऊपर चल रहा है ये, वॉकिंग ले लो 2 घंटे का ऊपर चल रहा है ये आपको 10,000 मीटर ले लो, आधा घंटे का ऊपर चल रहा है। मतलब ड्यूरेशन लॉन्ग है, समय ज्यादा है लेकिन इंटेंसिटी बहुत कम है ये। जैसे मैराथन के इंटेंसिटी के आप एक बार कंपेयर करके देखा, 100 मीटर का इंटेंसिटी और मैराथन रनर्स की इंटेंसिटी 100 मीटर से बहुत हाई इंटेंसिटी का है या लो इंटेंसिटी है। अभी पर्टिकुलर एक गेम ले लो, उस गेम में भी ये इंटेंसिटी एज पर द सिचुएशन और एज पर द डिमांड वो मांगे का साथ साथ, सिचुएशन का साथ साथ जो हमारा जो नेचर ऑफ द एक्टिविटी चेंज होते जा रहा है। कभी आपने देखा होगा फुटबॉल गेम, हॉकी गेम में एकदम फास्ट गेम चल रहा है ये, अप एंड डाउन चल रहा है। या फिर कभी क्या कर रहा है मिडफील्ड में जब गेम चल रहा है ये, तो गेम थोड़ा स्लो कर रहा है, कभी गेम को जब पोजिशनल गेम खेल रहा है आपस में पास दे रहा है ये, तो मतलब अपोनेंट का प्लेयर उस टाइम वो लोग थोड़ा सा इंटेंसिटी लेस है। फिर जब एक पर्टिकुलर बॉल लेके कॉमन बॉल के लिए 2 प्लेयर एक कॉमन बॉल के लिए भाग रहा है ये, तो उसके लिए दोनों स्प्रिंट लगा रहा है ये, तो मतलब उस टाइम आपको इक्विवेलेंट टू 100 मीटर स्प्रिंटिंग जैसे ये लगा रहा है। तो ये नेचर ऑफ द एक्टिविटी हर एक गेम में, स्पोर्ट्स में, पोजीशन में अलग अलग है। इस सिलसिले में आपको जानकारी के लिए आप लोगों ने, ये ब्राजील का एक प्लेयर था, डिफेंडर था, जिसका नाम था ये रॉबर्टो कार्लोस। आपने देखा होगा उसका जो एक यूट्यूब में हमने काफी सारे जगह में चर्चा होता है, फ्री किक लिया था वो, ऐसे करके स्वार्विंग को बॉल अंदर किया था। तो रॉबर्टो कार्लोस का जो 100 मीटर टाइमिंग था, तो दैट इज एज गुड एज 100 मीटर जो स्प्रिंटर है ये, जो इंटरनेशनल लेवल स्प्रिंटर का ऑलमोस्ट इक्वल लेवल का था ये रॉबर्टो कार्लोस का 100 मीटर टाइमिंग जो है ये। वो लगभग कितना, वो 10.5 की 11 सेकंड्स का अंदर था मुझको अभी। और सो अब देखिए, तो एक फुटबॉल एक गेम है, तो वो 90 मिनट्स का गेम है, कभी कभी 120 मिनट्स तक जाता है। तो ये 90 मिनट्स के गेम में एक प्लेयर जो है, उनको जब जरूरत पड़ेगा, रॉबर्टो कार्लोस बेशक वो डिफेंडर था, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो ही वाज एक्टेड एज द फॉरवर्ड आल्सो। मोस्ट ऑफ द टाइम वो फॉरवर्ड में चला जाता था, विंग एज अ विंगर, राइट विंगर होकर फॉरवर्ड में जाके गोल करके आते थे। तो ये जो एक्टिविटी, नेचर ऑफ द एक्टिविटी है, ये हर एक स्पोर्ट्स में, हर एक गेम में ये अलग अलग है। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर गेम का जो खिलाड़ी है, एक पर्टिकुलर इवेंट का जो खिलाड़ी है, वो दूसरा इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। बेस्ड ऑन दैट, सो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द एक्टिविटी,
and based on the intensity of the activity and based on the duration of the activity, the whole energy system जो है इसको 3 भागों में, मेनली 2 भागों में बांटा गया है। एक है एनारोबिक एनर्जी सिस्टम। एनारोबिक का मतलब क्या है? Without oxygen, that anaerobic energy, that energy metabolism of the foodstuff to produce the ATP, that take place in absence of oxygen। मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसे कहता है एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। So this anaerobic metabolism जिस एनर्जी सिस्टम में होता है, that is called anaerobic energy system। ये anaerobic वर्ड जो आया है, that is without oxygen, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। Another one is aerobic energy system, मतलब that energy metabolism, that metabolism of the food to produce the energy that take place in presence of oxygen। मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो मेटाबॉलिज्म होता है और उससे जो एनर्जी निकलता है उसको बोलता है एरोबिक एनर्जी सिस्टम। सो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द एक्टिविटी, बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी, बेस्ड ऑन द intensity of the activity, the whole energy system, it is classified or it is divided into 2 categories. One is anaerobic energy system, another one is aerobic energy system। Again, more specifically, this anaerobic energy system, it has been classified into 2 subcategories। One is ATP-CP system, another one is anaerobic glycolysis, और इसका अलग एक नेम है, that is lactic acid system। So ultimately we will discuss about the 3 energy system। One is ATP-CP system, another one is anaerobic glycolysis यानी कि lactic acid system, and the other one is aerobic system। ये ATP-CP system मैं बाद में आता हूँ, इसका और भी बहुत सारे नाम है, आपको किताब में देखोगे या इंटरनेट में आप देख सकते हो, इसका अलग अलग बहुत नाम है, लेकिन उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये सब एक ही है। मैं बाद में नेक्स्ट स्लाइड में आता हूँ मैं। So अभी तक ये समझ में आया, based on the nature of the activity, based on the duration of the activity, based on the intensity of the activity, the whole energy system, it has been classified into 2 categories। One is aerobic energy system, that means that energy metabolism takes place in presence of oxygen। Another one is anaerobic energy system, that energy system, energy metabolism takes place in absence of oxygen। Again, this anaerobic metabolism, it has been classified into 2 subcategories। One is ATP-CP system, another one is anaerobic glycolysis। Now, different types of, मैंने बोला ना, duration and intensity। अब एक क्लासिफिकेशन है, ये जो टेबल है, अब देखिए फर्स्ट जो लिखा है that activity lasting, मतलब जो कार्य जो है कितना देर तक चल रहा है, आपको 12 सेकंड, 12 सेकंड तक जो हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी जारी है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी, इसलिए ये मेजर ये याद रखना, ये मेजर मतलब मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कहां से आती है? ATP-CP सिस्टम से। तो मेजर एनर्जी सिस्टम इन्वॉल्व अप टू 12 सेकंड्स एक्टिविटी, जो हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी है 12 सेकंड, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी तीनों एनर्जी सिस्टम में से, जैसे कि ATP-CP सिस्टम, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस एंड एरोबिक सिस्टम, तीनों में से ज्यादा एनर्जी 12 सेकंड्स का हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी के लिए ATP-CP सिस्टम से आता है। ATP-CP सिस्टम को मैंने जो बता रहा था, इसका अलग सा नाम है ATP-PCR सिस्टम। मैंने बोला ना, CP का जाएगा में आप PCF भी लिख सकता है, मतलब CP का मतलब क्रिएटिन फॉस्फेट, PC का मतलब फॉस्फोक्रिएटिन। ये CP एंड PCR, क्रिएटिन फॉस्फेट एंड फॉस्फोक्रिएटिन दोनों सेम है।
Another name is the anaerobic lactic system. ये ATP-CP सिस्टम का एक और नाम है, that is anaerobic lactic system. Then ATP-CP सिस्टम का एक और नाम है जो है फॉस्फोजेन सिस्टम. तो ये अलग अलग नाम है, ये सारे के सारे जो है एक ही नाम से जाना जाता है, that is ATP-CP सिस्टम. जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ. For high intensity activity which lasting up to 9 seconds या 3 seconds, the maximum energy comes from, उसमें दिया है ATP-CP system, ATP-PCR system, फॉस्फोजेन सिस्टम, लास्ट में दिया है all of the above. तो उसमें आंसर होगा all of the above. क्यों? क्योंकि ATP सिस्टम, ATP-CP सिस्टम जो है, PCR ATP-PCR सिस्टम भी वही है, फॉस्फोजेन सिस्टम भी वही है, तो इसीलिए आपको देना होगा all of the above. तो ऐसे करके थोड़ा याद रखना है, एक सिस्टम का दूसरा नाम और क्या है, ये जैसे ATP-CP सिस्टम को दूसरा और क्या क्या नाम से जाना जाता है. Now next, the activity lasting from 30 seconds to 1 minute. मतलब जो एक्टिविटी 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक चल रहा है, तो इस टाइप का जो हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी है, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी, द मैक्सिमम एनर्जी, इट कम्स फ्रॉम एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस. दैट इज अनदर दिस एनारोबिक सिस्टम. मैंने पिछले स्लाइड में मैंने बताया था, ये जो एनारोबिक का दो भाग है, एक ATP-CP सिस्टम है, एक एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस है. तो ये जो एक्टिविटी 30 सेकंड से 1 मिनट तक का जो एक्टिविटी है हाई इंटेंसिटी, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी आपको एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, यानी अनदर नेम इज देयर दैट एनारोबिक लैक्टिक. इसका एक और नाम है जो लैक्टिक एसिड सिस्टम. तो लैक्टिक एसिड सिस्टम, एनारोबिक लैक्टिक एंड anaerobic glycolysis, all three are same. इसमें भी आपको एक दे सकता है कि in that 400 meter event in athletics, in 400 meter event, the maximum energy comes from option A, anaerobic glycolysis, option B, anaerobic lactic acid, option C, lactic acid system, option D, all of the above. तो आंसर होगा ऑप्शन डी, all of the above. तो ऐसी डिफरेंट, मैं जस्ट ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को. तो ये 30 सेकंड से 1 मिनट का जो एक्टिविटी है, इसी में आप देखना जो इवेंट जो है, जैसे 400 मीटर एथलेटिक्स में है या 100 मीटर स्विमिंग का है, उसमें देखना मैक्सिमम जो एनर्जी जो आता है, ये आपको लैक्टिक एसिड सिस्टम से आता है. नेक्स्ट है द इंटेंसिटी इज लेस. समय जितना बढ़ते जाएगा ऑटोमेटिकली इंटेंसिटी कम होते जाएगा. 2 मिनट्स एंड अबव, 2 मिनट या 2 मिनट से अधिक समय का जो एक्टिविटी है, कार्य जो है, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी या मेजर एनर्जी कम्स फ्रॉम द एरोबिक सिस्टम. So based of the nature of the activity, based of the intensity of the activity, based of the duration of the activity, the whole energy system, it has been classified into 2 categories. One is aerobic system, another one is anaerobic system. With that anaerobic system, again it has been classified to subcategories, that is ATP-CP system and anaerobic glycolysis. Now for the activity lasting from different durations, that the major energy system also it changes. That involvement of the energy system, it depends that which energy system is contributing maximum energy for a particular activity. That is totally dependent on the intensity and duration. तो ये एक आउटलाइन दिया हुआ है, बाद में इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. जैसे ATP-CP सिस्टम, इसका एनारोबिक इलेक्ट्रिक सिस्टम भी बोलता है, अभी मैंने बताया था. ये सब आपको पता है. देखो मैंने जो अभी पढ़ा दिया ना, अभी ये पढ़ोगे तो आपको इजीली आपको पता चल जाएगा. आपको फिर आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा. अगर आपने पहले जो बताया वो ध्यान से सुना होगा ना, तो इसी से आपको पता चल जाएगा. तो ATP-CP सिस्टम, इट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. मैंने उधर लिखा था विदाउट ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट टेक प्लेस. नो प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड. ये सिस्टम में कोई लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन नहीं होती है. नेक्स्ट है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस.
इसका अनदर नेम है लैक्टिक एसिड सिस्टम या एनारोबिक लैक्टिक सिस्टम बोलता है इसको। दिस सिस्टम डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। इस सिस्टम के लिए भी, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के लिए भी ऑक्सीजन को जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एनारोबिक के अंडर आता है। एनारोबिक का मतलब क्या है? विदाउट ऑक्सीजन। सो इसलिए दिस सिस्टम आल्सो डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। एंड डिफरेंस क्या है दोनों सिस्टम में? दोनों सिस्टम एटीपी-सीपी सिस्टम, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, दोनों में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एटीपी-सीपी सिस्टम में लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन नहीं होता है और एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में लैक्टिक एसिड production hota hai. So that's why lactic acid is produced. And the anaerobic aerobic system, so this energy system it requires oxygen. ये सिस्टम में क्या क्या है ये सब बाद में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, देन फैट मेटाबॉलिज्म। सो ये तीनों सिस्टम का एक जस्ट आउटलाइन है। कौन से सिस्टम में ऑक्सीजन का जरूरत है, कौन से सिस्टम में ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है, कौन से सिस्टम में लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होता है, कौन से सिस्टम में लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है, द मैक्सिमम लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड in which type of event, in the following event, in which event the lactic acid is produced maximum amount of lactic acid is produced. यह है क्वेश्चन। उनका ऑप्शन है 100 meter running, okay, then 400 meter running, then 10,000 meter running, then marathon running. सो इसमें से जो आपको आंसर होगा, मैक्सिमम लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होता है 400 मीटर रनिंग में। सो दैट विल बी द आंसर। सो ऐसे मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आ सकता है ये। Now I will discuss about the ATP-CP system. आपको शायद याद है इन न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में भी मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि हाउ द ATP-CP सिस्टम इट वर्क्स। अब आपको ATP का पता चल गया है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, CP है क्रिएटिन फॉस्फेट। तो हाउ दिस सिस्टम वर्क्स? सो दिस सिस्टम इट इज यूज्ड फॉर हाई इंटेंसिटी शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटी। बहुत बार मैंने बताया, अभी समझ में भी आ गया होगा आपका किस टाइप की एक्टिविटी है। जैसे स्प्रिंट्स है, जंप्स है, थ्रोज है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एक्टिविटी है, दिस इज ऑल हाई इंटेंसिटी बट ड्यूरेशन इज वेरी वेरी शॉर्ट। और स्प्रिंट 100 मीटर ले लो, 200 मीटर ले लो, कितना ये 10 सेकंड से लेके 22-23 सेकंड में पूरा खत्म हो जाता है। एक जंप्स ले लो, कितना कुछ सेकंड्स में ये खत्म हो जाता है। ये थ्रोज ले लो, कुछ ही सेकंड्स में ये खत्म हो जाता है। ये थ्रोज 10 सेकंड के अंदर ये खत्म हो जाता है। तो ये सब जो एक्टिविटी है, स्प्रिंट, जंप, थ्रोज, या तो एक पर्टिकुलर ये एक्टिविटी ले लो, जैसे आप हॉकी में या फुटबॉल में कॉमन बॉल के लिए आप भाग रहा है, ये फुटबॉल में एक कॉमन बॉल के लिए, या कोई एक किकिंग कर रहा है जोर से, ये ओनली इट इज अ मैटर ऑफ फ्यू सेकंड्स। सो दैट्स व्हाई ये जो सिस्टम है ATP-CP सिस्टम, it is used in throws, jumps and sprint type of activity. ये सिस्टम कैसे काम करता है देखिए। the ATP it breaks down to ADP, inorganic phosphate and energy। ये आपको जाना पहचाना लग रहा है, शायद आप अभी शायद बोर हो रहे होगा आप लोग कि सर और कितने बार बताओगे एक ही चीज बार बार। ये अगर आपने पढ़ा होगा ये तब आपको याद होगा। ये पहले बताया था मैंने आपको, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में बताया था। ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में मैंने आपको एक देखो डिफरेंट स्टेप्स जो है ना, तो एक स्टेप है जहां पे जो एक्टोमाइसिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। व्हेन द एक्टोमाइसिन इज कॉम्प्लेक्स फॉर्म, देन दैट मायोसिन ATPase one enzyme which is responsible for breakdown of ATP. So that enzyme is activated when, कब एक्टिवेट होता है वो एंजाइम? जब एक्टोमाइसिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, तब जब एंजाइम वो मायोसिन ATPase एंजाइम एक्टिवेट होता है, तब ये ATP टूटता है।
नाइसिल एटीपीज एंजाइम एक्टिवेट होके एटीपी को तोड़ता है। एटीपी को टूट के क्या क्या बनता है? एडीपी बनता है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पीआई, पी मतलब फॉस्फेट, आई मतलब इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक फॉस्फेट बनता है। और ये जो एटीपी से जो एक फॉस्फेट निकलता है, जो बॉन्ड बना के था ना, वो बॉन्ड जब टूटता है तब एक फॉस्फेट निकल गया है, और उसी बॉन्ड को टूटने से आपका ये एनर्जी निकल रही है। ये that energy will be released by the breakdown of the bond। जब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एटीपी से निकलता है तो एक फॉस्फेट निकल गया तो दो रहेगा, इसलिए एटीपी बनता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो जाता है। और हमारा मेन फायदा जो है that energy is released। ये आपने सेकेंड लास्ट स्टेप में पढ़ा था। with the help of that energy, जो एनर्जी एटीपी को टूटने से निकलती है, उसी एनर्जी का सहायता से स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन ओवर मायोसिन होता है। सो दैट इज द मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो दैट्स व्हाई ये एटीपी विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी, ये आप देख लीजिए न्यूरोमस्कुलर, मैंने फिर दोबारा इसलिए नहीं लिखा इधर, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम का जो पीपीटी है उसमें देख लीजिए, इधर एक एंजाइम लिखा हुआ है, दैट इज एटीपीएस, मायोसिन एटीपीएस लिखा है उसमें। With the help of the enzyme, ATP breaks down to ADP, inorganic phosphate, and energy is released. And this energy, ये जो energy released from ATP, it helps in the muscle contraction, जिसके वजह से हम एक्टिविटी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ATP-CP सिस्टम में, next the role of CP. When CP breaks down, that creatine phosphate, when it breaks down, it will be broken down to creatine, the inorganic phosphate is released, and that bond, creatine and phosphate का जो bond है, वो bond break down होने से और वो bond टूटने से आपको ये एनर्जी निकलती है। So this energy it is released by the breakdown of CP. So creatine phosphate को तोड़ने के लिए भी एक एंजाइम चाहिए जिसको बोलता है CPK, creatine phosphokinase। कोई जगह में लिखा है creatine kinase। So that create with the help of the creatine phosphokinase or CPK enzyme, that creatine phosphate breaks down to creatine, inorganic phosphate, and the energy is released। Now this energy, आप देखिए ये एटीपी टूटने से आपको एटीपी मिला था, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला था, एनर्जी मिली थी। तो ये एनर्जी खर्चा हो गया कैसे? एनर्जी खर्चा हो गया मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। लेकिन ये जो चीज है ना, दोनों एडीपी एंड पीआई, दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तो हमें कोशिश करना है इसको फिर दोबारा क्यों ना हम एटीपी बना दें। ये एडीपी और पीआई, एटीपी टूट के जब एडीपी पीआई निकली थी, पीआई निकला था और एटीपी मिला था, तो क्यों अगर एडीपी और पीआई को दोनों को, ये पीआई को फिर एडीपी का अंदर डाल देंगे तो फिर ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन सकता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, इसमें ये एनर्जी जो है निकली थी, ये एनर्जी खत्म हो गया है। तो एनर्जी खत्म हो गया किसके लिए? मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो फिर ये एडीपी और पीआई से दोबारा एटीपी बनाने के लिए आपको फिर एनर्जी चाहिए। जैसे कि कोई भी चीज जब तोड़ोगे, उस चीज को तोड़ के आपको जो जो चीज मिलेगा, फिर उसी चीज को दोबारा बनाने के लिए वही चीज चाहिए आपको। सिमिलरली जब एटीपी टूट के आपको जो जो चीज मिला था, एटीपी को बनाने के लिए वही तीनों चीज चाहिए, एडीपी चाहिए, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चाहिए और एनर्जी भी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, ये एनर्जी खर्चा हो गया, आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन में खर्चा हो गया। तो इसलिए क्या है, ये जो क्रिएटिन फॉस्फेट टूटने से जो एनर्जी जो मिलता है आपको, ये क्रिएटिन फॉस्फेट टूटने से दैट एनर्जी रिलीज्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट, दिस एनर्जी इट हेल्प्स इन द, इसीलिए मैंने देखो दोनों रेड कलर में दिया हुआ मैंने, ये दिस एनर्जी रिलीज्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द सीपी। सो दिस एनर्जी, with the help of this energy, ADP and PI combining to form the ATP. This is the resynthesis of ATP. So that means the energy released by the creatine breakdown of the creatine phosphate, it helps in the resynthesis of ATP. मतलब ATP को दोबारा बनाने में सहायता करता है। जब ATP टूटने से जो एनर्जी मिली थी, वो एनर्जी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए खर्चा हो गया, फिर वो जो एडीपी
और पीआई, उस दोनों को फिर कंबाइन करके अगर एटीपी बनाना है तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी आता है आपका क्रिएटिन फॉस्फेट टूटने से, बाय द ब्रेकडाउन ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट, दैट एनर्जी रिलीज्ड from the creatine phosphate, that energy it helps in the resynthesis of ATP. ये देखिए, ये एक डायग्राम दिया है, विल्मर कस्टी का किताब से लिया है, तो ये भी ये डायग्राम देख सकते हो। जैसे एटीपी, ये एटीपी देखो, ये एडिनोसिन मॉलिक्यूल बोला था, उसमें एक फॉस्फेट, दो फॉस्फेट, तीन फॉस्फेट। अब मैंने बोला था ना ये बॉन्ड बना के रखता है, बॉन्ड एक एक बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड में जो है देखिए एनर्जी इधर स्टोर है, ये एनर्जी स्टोर है एक एक बॉन्ड में। तो जब भी ये बॉन्ड टूटेगा, देखिए अब एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये देखिए एटीपीएज एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ एटीपीएज एंजाइम व्हेन इट ब्रेक्स डाउन, एक फॉस्फेट देखिए, एक फॉस्फेट यहां से निकल गया, ठीक है। तो फिर एटीपी में पड़ा क्या, पड़ा रहा दो फॉस्फेट है, तो इसलिए एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट निकल गया और एक बॉन्ड टूटने से आपको एनर्जी रिलीज हुआ। सो दिस एनर्जी इट हेल्प्स इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन। नाउ पीसीआर, मैंने बोला था ना कोई जगह में पीसीआर, दिस इज द सीपी, द फॉस्फोक्रिएटिन या क्रिएटिन फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ द क्रिएटिन काइनेज। मैंने जो सीपी के बोला था ना, क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज या क्रिएटिन काइनेज, विद द हेल्प ऑफ द क्रिएटिन काइनेज एंजाइम it is breaking down to creatine and inorganic phosphate, and the energy is released. So this energy released by the breakdown of the PCR or CP creatine phosphate, this helps in the ATP and PI दोनों को मिला के, और ये एनर्जी का सहायता से फिर दोबारा ATP बन रहा है। So the bottom line, अभी ATP CP सिस्टम का समराइज अगर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप देखिए, द रोल ऑफ एटीपी इन एटीपी सीपी सिस्टम। एटीपी सीपी सिस्टम में एटीपी का भूमिका क्या है, दैट इज टू सप्लाई एनर्जी और मसल कंट्रैक्शन। मतलब एटीपी सीपी सिस्टम में आपका जो एटीपी का जो भूमिका है वो है मांसपेशी संकोचन के लिए ऊर्जा प्रदान करना है। That is the role of ATP in ATP-CP system. अभी क्रिएटिन फॉस्फेट का क्या रोल है? The role of creatine phosphate in the ATP-CP system is to supply energy for resynthesis of ATP. मतलब ATP-CP सिस्टम में जो क्रिएटिन फॉस्फेट का भूमिका है, जो दोबारा ATP बनाने के लिए ऊर्जा प्रदान करना है। एटीपी-सीपी सिस्टम में एटीपी का भूमिका है आपको ऊर्जा प्रदान करना मांसपेशी संकुचन के लिए, और एटीपी-सीपी सिस्टम में सीपी का जो रोल है, क्रिएटिन फॉस्फेट का भूमिका है, वो है दोबारा एटीपी को बनाने के लिए ऊर्जा प्रदान करना। एंड दिस सीपी, द क्रिएटिन फॉस्फेट, इट इज रेडिली अवेलेबल। ये हमारा बॉडी में रेडिली अवेलेबल रहता है क्रिएटिन फॉस्फेट, क्योंकि मैंने बोला था बाय द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, हम जो प्रोटीन खाता है वो प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म होने से या तीन एंजाइम, तीन जो अमीनो एसिड है, अर्जिनिन, ग्लाइसिन, मिथोनिन, ये मिलके आपको क्रिएटिन बनता है। ये क्रिएटिन बॉडी में रेडिली अवेलेबल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। ये क्रिएटिन फॉस्फेट जब भी एक्टिविटी शुरू होता है ना, तब ये बहुत जल्दी जल्दी ये खत्म होता है। क्यों जल्दी जल्दी खत्म होगा? क्योंकि एक्टिविटी चल रहा है, आपको एटीपी से एनर्जी चाहिए, एटीपी टूट रहा है, फिर एटीपी को दोबारा बनाने के लिए आपको क्रिएटिन फॉस्फेट चाहिए। एटीपी जितना एटीपी टूटेगा उतना क्रिएटिन फॉस्फेट भी टूटेगा आपको, क्योंकि एटीपी को दोबारा बनाना है ये। सो दैट्स व्हाई इट रन्स आउट क्विकली। सो ओनली 10 सेकंड्स, इतना देर के लिए 10 सेकंड सीपी अवेलेबल इन द मसल। हमारा जब तो मसल में जितना क्रिएटिन फॉस्फेट रहता है तो 10 सेकंड के लिए काम होता है ये, तो इसलिए 10 सेकंड का जो एक्टिविटी है वो क्रिएटिन फॉस्फेट खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर दोबारा जो है धीरे धीरे इंटेंसिटी जब बढ़ेगा, फिर वो दोबारा आपको सीपी बनाने के लिए हेल्प करेगा। वो बाद में उसको डिस्कस करेंगे हम। So when the activity goes more than 10 seconds, the resynthesis of ATP, क्योंकि 10 सेकंड तक जो है आपका एटीपी को दोबारा बनाने के लिए क्रिएटिन फॉस्फेट हेल्प कर रहा है। लेकिन हमने अभी क्या देखा, 10 सेकंड के अंदर ये एटीपी जब खत्म हो जाता है तब क्या होता है, सीपी जब खत्म हो जाता है तो फिर दोबारा एटीपी बनाने नहीं बन पाते हैं,
तो 10 सेकंड के बाद जो रीसिंथेसिस ऑफ एटीपी वो अलग दूसरा प्रोसेस से वो एटीपी बनता है, जैसे आपका एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस है, एरोबिक सिस्टम है, ये तो वो बाद में हम डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, today we have discussed about the energy system, that energy, the role of energy in our different bodily process, और उसके लिए डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड गेम का हिसाब से एक्टिविटी एंड ड्यूरेशन एंड नेचर ऑफ द एक्टिविटी, ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी, इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिविटी का हिसाब से हमारा एनर्जी सिस्टम को कितने कैटेगरी से डिवाइड किया जाता है, इसके बारे में हमें जानकारी मिली. और हमें आज डिस्कस किया है, चर्चा किया है हमने एटीपी सीपी सिस्टम का बारे में. नेक्स्ट क्लास में next class, I think in the Friday, so Friday I will discuss about the other